डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपने 3 मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड सुने थे, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उनसे ये अलग है और मेन बॉन्ड्स की कैटेगरी में नहीं आता, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो पहले आपको समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता कैसे है, उसके बाद आपको इसको नोट करना है। तो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले रहा हूँ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होती है। तो H के साथ ये X कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इन दोनों के बीच में क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह से और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज एक और HX है, एक और भी HX है। तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही सभी मॉलिक्यूल्स में होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो शेयर्ड पेयर है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव। तो ऐसा सभी मॉलिक्यूल्स में होता है। तो इससे क्या होता है, जब मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं तो नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इसका नेगेटिव सिरा इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव सिरा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे से हल्का हल्का अट्रैक्ट हो जाता है और उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें यह जरूरी है कि जो पॉजिटिव सिरा है वो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, तभी इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे हम और इस फिनोमिना को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या लिखेंगे, व्हेनेवर ए मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन एटम के साथ कोई लिंक हुआ हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनमें से कोई हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, देन दिस एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, सो दैट दिस एंड बिकम स्लाइटली नेगेटिव। तो ये सिरा थोड़ा सा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंड द अदर एंड बिकम स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा एंड जो है वो स्लाइटली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो उसके बाद वही लिखा है जो मैंने बोला था, द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव सिरा किसी दूसरे के पॉजिटिव सिरे से अट्रैक्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ए वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें आगे स्टडी करनी है। आगे देखते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ये आपको नोट कर लेना है। तो फर्स्ट तो यही है कि द हाइड्रोजन एटम मस्ट बी लिंक्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो जो एटम है जो हाइड्रोजन के साथ लगा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, उसके साइज़ के बारे में। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। तो वो जो एटम है जो हाइड्रोजन के साथ लगा है वो स्मॉल साइज का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि सिर्फ जो हैं ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ओनली ये 3 एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। एक वो क्वेश्चन आता है कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है, तो उसका आंसर आप क्या देंगे कि Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन उसका साइज हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो लार्ज साइज की वजह से Cl जो है या कोई और एटम ऐसा है जिसका साइज बहुत बड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो आपको लर्न कर लेना है सिर्फ ये 3 एटम ही अगर हाइड्रोजन के साथ लगे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके केस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है।
एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी जो हम करेंगे वो होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले बता देते हैं, विच टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और वो सेम हो जाएगी सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर है उसको आपको आगे समझना है। और यहाँ पे ये डिफरेंट का मतलब आपको जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। डिफरेंट का मतलब है कि वो ये नहीं होता कि कोई अलग मॉलिक्यूल हो, वही मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे मैं इसमें कोई एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम HF का दे देते हैं। तो एक HF अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो एक मॉलिक्यूल ये और ये हालांकि सेम मॉलिक्यूल है लेकिन ये मॉलिक्यूल दूसरा है, ये पहला है, तो इसी को हम डिफरेंट बोलते हैं। डिफरेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक HF है तो दूसरा कोई और मॉलिक्यूल हो। तो मॉलिक्यूल वही उस जैसा हो सकता है लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल अलग, ये अलग और ये अलग। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे और एक वीक बॉन्ड बनेगा जिसे क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हम बाद में करेंगे उसमें मॉलिक्यूल एक ही होगा, उसका एक सिरा दूसरे सिरे से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाता है। उसमें कई मॉलिक्यूल नहीं होते, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। उसको आपको बाद में समझना है। एक यहाँ पे ये भी नोट कर लेना है कि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसका ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये कुछ अलग तरह से होता है। जैसे FH फिर FH HF, इस तरह से एक जो है जिग जैग वे में बनता है। और ये यहाँ पे F लगा देता हूँ, ये H लगा देता हूँ। तो H को आपने स्लाइटली पॉजिटिव लिख लेना है और फ्लोरीन को स्लाइटली नेगेटिव लिख लेना है। इस तरह से सभी जगह लिखना है। और ये एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 140 डिग्री का होता है। तो एक एग्जाम्पल तो ये HF का हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं H2O का। तो H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे आप ये ऐसे बना सकते हैं, ये O ले लिया और ये H, आपको पता है कि इसमें 105 के करीब एंगल होता है। तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये वाला H भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। तो वाटर में भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है। तो ये सब डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, हालांकि उस जैसे ही हैं लेकिन फिर भी हम इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हम करेंगे उसमें एक ही मॉलिक्यूल अपने ही अंदर ही बना लेगा, वो आपको आगे समझना है। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। तो ये भी एग्जांपल है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एक और एग्जांपल दे देते हैं, वो है NH3। तो NH3 क्या होता है, अमोनिया आपको पता है कि उसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं, 107 के करीब उसमें एंगल रहता है। तो N नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। इस तरह से बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल आप बना सकते हैं पिरामिडल शेप में, N नेगेटिव H पॉजिटिव। इस तरह से एक और बना लेना। तो N जो है वो किसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, H के साथ। तो इस तरह से मैं एक और बना देता हूँ, आपको भी ऐसे ही बना लेना है। तो N नेगेटिव है, H सारे ही H पॉजिटिव हैं। तो किसी एक के साथ आपको ये N ज्वाइन कर देना है। तो ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल जो आपको नोट करने हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। तो ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे A लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, विच टेक प्लेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होता है, ये O का मतलब ऑर्थो होता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिनोल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ। इस तरह से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऐसे बीच में रेजोनेंस की वजह से आपने सुना होगा कि सर्कल लगा देते हैं। तो इसके ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, एक OH ग्रुप लगा होता है। अगर ये 1-2 पोजीशन पे हो, मीन्स कि ये इस तरह से साथ साथ हों, एक कार्बन पे NO2 एक कार्बन पे OH, तो इसको ऑर्थो बोलते हैं ऑर्गेनिक में। तो इसका स्ट्रक्चर आपको
आपको देखना है कि कैसे होता है और इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो पाएगी ये समझना है। तो एक यहाँ NO2 में क्या होता है कि एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन जो है इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये जो OH होता है ये ऐसे करके इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये O स्लाइटली नेगेटिव होता है और H स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये इतना बड़ा एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ता है। तो इस तरह से जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मीन सेम मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक एग्जांपल तो ये नोट कर लेना है आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, वो है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है COOH और एक होता है OH। तो इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी वो आपको स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ इस टाइप से, ये बीच में सर्कल लगा लिया या आप वो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो COOH का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से CO और OH, एक O डबल बॉन्ड से लगा होता है, एक OH अलग से होता है। और ये OH का तो आपको पता ही है कि इस टाइप से होता है। तो O स्लाइटली नेगेटिव है और H स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें एग्जाम्पल कम ही है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 2 एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेने हैं। आगे आपको स्टडी करना है इफेक्ट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट होता है किसी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पर या सोलिबिलिटी पर। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको कुछ नोट करने हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, तो इसमें क्या है, HF हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड कौन से होते हैं, HF, HCl, HBr और HI। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं जिन्हें हम हैलोजन बोलते हैं। और जब इनके साथ हाइड्रोजन लगा होता है तो इनको बोलेंगे हैलोजन एसिड्स। तो इसमें आपको पता है कि HF का साइज सबसे छोटा है, HCl उससे बड़ा है, HBr उससे बड़ा है, HI सबसे बड़ा है। तो जो ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो HF है उसका साइज तो वो छोटा है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने चाहिए। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होना चाहिए, लेकिन होता है सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न आप क्या देंगे, तो आप कहेंगे इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है HF में, तो उसमें F नेगेटिव और H पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उससे सारे मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं और इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न आपको सिंपली क्या लिखना है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। तो इसके मॉलिक्यूल के क्लोज आने से हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी सब में तो बनता नहीं है, HCl, HB और HI में। तो इस तरह से HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो HCl से ये बॉइलिंग पॉइंट है, HCl से ज़्यादा किसका होगा, HBr का, क्योंकि साइज बड़ा है। उससे ज़्यादा किसका होगा, HI का, तो क्योंकि उसका साइज बड़ा है और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो HF का होना चाहिए था सबसे कम, लेकिन होता है सबसे ज़्यादा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ये तो आपको पता है। अगर मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें सबसे कम किसका है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर आप समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ से कि वो होगा HCl का। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको ज़रूर नोट करना है। इसी पॉइंट में आपको एक और बात ऐड कर लेनी है, सिमिलरली NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीज़न भी आप क्या देंगे कि NH3 में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे NH3 के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोज आ जाते हैं। तो आंसर सिंपल है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि NH3 को PH3 से क्यों कंपेरिजन किया गया है। आपको पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में
एक ही ग्रुप में हैं। तो क्या आपको याद आया कि कौन से ग्रुप में हैं? तो ये आपको याद आ गया होगा कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ये हाइड्राइड हैं और साइज़ तो आपको पता है कि PH3 का ज़्यादा है, NH3 का कम है क्योंकि फास्फोरस का साइज़ बड़ा है। तो बॉइलिंग पॉइंट होना तो चाहिए था PH3 का ज़्यादा, क्योंकि उसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन होता है ज़्यादा किसका? NH3 का। तो आंसर आपको याद ही हो गया है कि इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, H2O is a liquid but H2S, H2SC, H2TE are all gases at room temperature। ये सभी तो गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन H2O जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये हाइड्राइड किसके हैं? ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम, टेलुरियम। तो ये सभी जो हैं आपको याद आ गया होगा कि ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। और जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऐसे हाइड्राइड बनाते हैं जिसमें से ये सब तो क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं और सिर्फ वाटर ही लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बाकियों में नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है सेंट्रल एटम की और साइज भी बड़ा है। तो ये आपको लिखना है पहले की तरह, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब कि जुड़ जाते हैं और वो क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलिबिलिटी। तो इसमें आपको नोट करना है कि अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं, जो कम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह, तो वो वाटर में सोल्यूबल हैं। देखिए अल्कोहल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन अल्कोहल है तो वो किस रीज़न की वजह से है? तो वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर HOH होता है और अल्कोहल जो होता है उसमें यहाँ पे कोई ग्रुप होता है R का मतलब अगर मिथाइल अल्कोहल है तो CH3 हो जाएगा, अगर ये इथाइल अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा? C2H5OH, वो इथाइल अल्कोहल हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अल्कोहल में और वाटर में, क्योंकि O नेगेटिव और H पॉजिटिव इस टाइप से है। तो यहाँ पे मैं वाटर बना लेता हूँ, आगे आप फिर क्या बनाइए? अल्कोहल बना लीजिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। और नीचे आप क्या लिख देंगे? वाटर, अल्कोहल और फिर से वाटर और फिर क्या है? अल्कोहल। तो आप कहेंगे कि अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वो सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि NH3 भी क्या है? सोल्यूबल है वाटर में, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। और जो चीनी है सुक्रोज का फार्मूला क्या है? C12H22O11, उसमें भी OH ग्रुप होता है लास्ट में, तो वो भी वाटर में सोल्यूबल है। इस तरह से ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, तो वो भी वाटर में सोल्यूबल है। तो वो भी किस वजह से है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो आपको पता है कि आइस जो है वो वाटर का ही सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड स्टेट की डेंसिटी वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए लिक्विड स्टेट से, वाटर से, लेकिन यहाँ पे होता है उल्टा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। तो ये क्वेश्चन है आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर, तो ये भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड होगा। तो ऐसा डेंसिटी जो है, वैसे आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आइस के केस में क्या होता है? उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इस टाइप से बना देता हूँ HOH, थोड़ा सा टेढ़ा आपको बना लेना है, HOH। इस टाइप से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बना लेने हैं, क्योंकि जब लिक्विड वाटर से जब आइस बनेगी तो क्या होगा? बहुत
बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तभी तो आइस बन पाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो OH से अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो साइड बना देता है, आपको पता है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन देकर और उधर भी देकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इस तरह से बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उसमें क्या होता है, बीच में कुछ वेकेंट स्पेस आ जाता है, तो ये आप और भी बना लेंगे थोड़ा सा आगे, जितना भी आप मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इस वेकेंट स्पेस की वजह से आइस का क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इट इज़ ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर, केज पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें कुछ खाली जगह होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको इसका आइस का जो है बना लेना है ठीक से। और वेकेंट स्पेस की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से ही डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए आइस जो है दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वो आइस क्यूब अगर आप वाटर पे डालते हैं, पानी लेते हैं गिलास में, तो आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है, मतलब कि तैरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, क्योंकि उसके बीच में इस तरह से कुछ खाली जगह रह जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में कि आइस में एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो वाटर में तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आइस में क्या है कि दो तो ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है हाइड्रोजन से, और दो जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये एक ऑक्सीजन के साथ चारों तरफ चार हाइड्रोजन होते हैं, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये 90 डिग्री पे हैं, ये ऐसे टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे मीथेन की शेप होती है उस टाइप से रहता है। तो ये आपको जरूर समझ लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन, या इसको सेल्सियस में लें तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर होता है, आपको पता है कि उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम क्यों रहती है, ये आपको समझना है। तो आइस जो है वो आपको पता है कि कितने डिग्री पर बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। और उसमें क्या होता है, वेकेंट स्पेस और डेंसिटी जो है, मतलब कि वेकेंट स्पेस से क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या रहेगी, कम। तो जैसे 0 से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स का मतलब क्या है कि ब्रेक हो जाएगा इस टाइप से, और मॉलिक्यूल होंगे क्लोज आ जाएंगे। मॉलिक्यूल क्लोज आने से वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर करोगे तो ये स्ट्रक्चर टूटता जाएगा, मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। 4 डिग्री के बाद क्या होगा, जब आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी फिर कम होगी। तो 4 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को कितने केल्विन बना, 273 ऐड करके 277। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी क्यों होती है, ड्यू टू मिनिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है स्ट्रक्चर टूटने से, मॉलिक्यूल के क्लोज आने से मिनिमम वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी होती है मैक्सिमम। आगे आपको स्टडी करना है इफेक्ट्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको नोट करना है। आपको पता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे एक मॉलिक्यूल है उसका एक सिरे पे O है और एक सिरे पर H है, तो वो आपस में ही जुड़ जाता है। इट मीन्स कि वो अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से तो नहीं जुड़ पाएगा। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द, प्रिवेंट मतलब रोकना, द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इस मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने से रोकती है। तो इससे क्या होगा, दस लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट। इससे मॉलिक्यूल सारे आपस में एसोसिएट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जिस मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो और इंटरमॉलिक्यूलर में तो आपको याद है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। एंड आल्सो डिक्रीजेज द सोलिबिलिटी। तो ऐसे मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल की वाटर में भी सोलिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जब ये खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इससे क्या होगा, वाटर से नहीं बना पाएगा, तो इससे ही क्या रहेगा कि ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होगा। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते थे वो वाटर में सोल्यूबल होते थे। तो इस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्या होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सोल्यूबिलिटी वाटर में कम रहती है, ये आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस मॉलिक्यूल में होती है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट हैं, ये सारा आपको लर्न कर लेना है। और आइस के बारे में कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको जरूर स्टडी कर लेना है।